नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं नगमा। चौथे दौर का मतदान जो है वो अब खत्म हो गया है और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है। तो आज अब इस चरण के साथ साथ 2/3 मतदान हो गया है और इस 2/3 मतदान का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। चौथे चरण का जो मतदान पूरा हुआ है उसके साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा जो चुनाव है वो अपना 2/3 सफर पूरा कर चुका है। शाम के 5 बजे तक 62.3% मतदान दर्ज किया गया है, जो अभी और भी बढ़ेगा और इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं देश की सबसे वीआईपी वाराणसी में इस समय की तस्वीरों पर। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। कल उम्मीदवारी का पर्चा भरने से पहले इस समय दुनिया की इस सबसे पुरानी नगरी की सड़कों पर उनका रोड शो चल रहा है। ये रोड शो 5 किलोमीटर का है और 4 घंटे में लगभग पूरा होगा। उनके साथ रथ पर सवार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़कों के दोनों तरफ हजारों आम लोग, खास लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते में लगभग 100 मंच बनाए गए हैं। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नजर आ रहे हैं यहां पर होते हुए। प्रधानमंत्री मोदी उन सबका अभिवादन कर रहे हैं। तो आते हैं आज के आंकड़ों के विश्लेषण पर। दिखाएंगे आपको कि आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो 96 सीटें हैं उसकी हम उसका हम आकलन करेंगे। तो आज 96 सीटों पर मतदान के साथ ही 543 लोकसभा की 380 सीटों पर चुनाव का काम जो है वो पूरा हो गया है और आज हम इस 2/3 चुनाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। उससे पहले पूरी चुनाव पर पैनी नजर रखते हुए जो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त मैं अंबाजोगाई में मौजूद हूं, अंबाजोगाई के एक पोलिंग बूथ के बाहर। और यहां सुबह में काफ़ी लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। सुबह के वक्त मतदाताओं में उत्साह था, लेकिन यहां पर मतदान का खेल बिगाड़ा है गर्मी ने। सूरज यहां पर आग बरसा रहा है और तापमान यहां का करीब 36-37 डिग्री के करीब है, जिसकी वजह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा मतदाताओं की संख्या भी कम होती गई। 5 लोकसभा सीटों पे बिहार में चौथे चरण के चुनाव में एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2019 के अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, उस संख्या बल को मेंटेन करना जो उन्होंने 2019 में हासिल किया था। और जो बड़े दिग्गज मैदान में है इस फेज में, वो गिरिराज सिंह है बेगूसराय से, ललन सिंह है मुंगेर से और नित्यानंद राय हैं उजियारपुर से। देश के स्वाद की राजधानी, देश का सबसे साफ शहर, जहां ऐसे कई पोस्टर लगे मतदान बढ़ाने के लिए, बावजूद इसके मध्य प्रदेश के आखिरी चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान है वहां इंदौर में सबसे कम वोट पड़ा। और यहां वोट जो मतदान हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी बनाम नोटा एक तरह से हो गया। लेकिन बाकी की जो 7 सीटें हैं, आदिवासी बहुल सीटें हैं, वहां पर भी ठीक ठाक मतदान हुआ है, लोग बड़ी तादाद में निकले। अखिलेश 3 बार कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव ने 2 बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता है। अखिलेश का दावा है कि उनके और डिंपल यादव के कार्यकाल के दौरान कन्नौज में विकास के जो काम हुए उसकी वजह से उन्हें इस बार जनता का अच्छा समर्थन मिलेगा। जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का दावा है कि पिछली बार अखिलेश ने बसपा के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें करीब 1.25 लाख ज्यादा वोट मिले थे। धारा 370 के हटाने के बाद ये कश्मीर में पहला आम चुनाव है और वोटरों ने यहाँ चुनाव बहिष्कार की राजनीति को आज अलविदा कहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पर 30 साल के बाद ये रिकॉर्ड वोटिंग है। आज की ये वोटिंग उन सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट के हक के बहाली के लिए 30 साल से अपनी जानें दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ अब दक्षिण भारत में संसद के चुनाव खत्म हुए। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने की वजह से उत्साह काफी ज्यादा था वोटरों में और तेनाली में एक विधायक ने एक वोटर को चांटा मार दिया
और यहाँ हैदराबाद में भाजपा की जो कैंडिडेट है माधवी लता, उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया एक बुर्का पहने महिला को वोटर चेकिंग करते हुए। साउथ इंडिया में ये आखिरी चुनाव है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो रही है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रही थी, यहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ्स में इलेक्शन की हीट भी बढ़ रही थी। एक तरफ जो है अलग अलग पार्टीज के वर्कर्स लड़ाई में इंडल्ज कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है एक शासक अपने पावर को मिसयूज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सारे फैक्टर्स जो है एक डिसाइडिंग एलिमेंट बन सकती है एक वोटर को अपनी चीफ मिनिस्टर चुनने में? ऐसे कई सीट है जहां पे कठिन लड़ाई है, चाहे वो बहरमपुर के सीट हो या कृष्णनगर के सीट हो या आसनसोल के सीट हो या बर्धमान दुर्गापुर के सीट हो, जहां पे दिलीप घोष उम्मीदवार है और टीएमसी के तरफ से कीर्ति आजाद उम्मीदवार है। और दिलीप घोष के सांसदीय क्षेत्र में आज हिंसक घटना भी सामने आए, जहां पे उनके काफिले पर पत्थरबाजी हुआ जब उन्होंने एक सेंसिटिव बूथ के अंदर गए थे। पत्थरबाजी के साथ साथ लाठी से उनके काफिले पर हमला हुआ, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। उड़ीसा में 4 लोकसभा क्षेत्र और 28 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हुआ, जबकि गर्मी का असर जरूर देखने को मिला। इसके बावजूद लोग भारी मात्रा में निकल के आए, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया। पिछले 25 सालों से उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, मगर इस बार भाजपा ने एक चुनौती रखी है नवीन पटनायक के सामने। देखना ये पड़ेगा कि क्या भाजपा नवीन पटनायक के दुर्ग में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। तो चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक चौथे दौर में शाम 5 बजे तक 65.3% वोट पड़े हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी मतदाता 5 बजे तक वोटिंग बूथ में थे और उसके अंदर पहुंचे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन अगर इस शुरुआती आंकड़े के हिसाब से देखें तो मतदान 2019 और 2014 के मुकाबले 6.8% कम हुआ है। तब 69.1% लोगों ने वोट डाले थे। अब हम एक नज़र ये डालते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक वोटिंग हुई है और किस राज्य में सबसे कम मतदान आज हुआ है। तो आपको ग्राफिक दिखाते हैं कि फेज़ 4 का टर्नआउट जो है वो क्या रहा है। ये 2019 में देखिए 82.9 और फेज़ 4 2024 में 75.7। और उसके अलावा अब आपको दिखा रहे हैं कि मतदान सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई है और बंगाल में सबसे अधिक 75.7% वोट डाला गया है। बंगाल में आज चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में 35.8% दर्ज कराया गया है। लेकिन ये 2019 में जो चुनाव हुआ था 4th फेज़ का जम्मू कश्मीर में, उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। 14.4 से 35.8 दर्ज कराया गया है। तो आज सिर्फ श्रीनगर लोकसभा की सीट पर ही वोट डाले गए थे। सबसे ज़्यादा और कम मतदान वाली सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बोलपुर में 77.8% वोट डाले गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और कम जो है वो कश्मीर में हुई है। तो ज़्यादा और कम मतदान वाली जो सीटें हैं वो हमने आपको दिखाई, किस पे सबसे कम और किस से ज़्यादा मतदान हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं कि आपको हमने दिखाया कि बोलपुर में 77.8% मतदान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्राफिक जो है उस पर नज़र डालते हैं। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि बोलपुर में सबसे ज़्यादा है और श्रीनगर में सबसे कम है। अब हम एक एक करके इसका विश्लेषण भी करेंगे, आकलन भी करेंगे और हमारे साथ तमाम यहाँ पे एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं जो मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि मतदान घटने और बढ़ने के क्या मायने हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ तिवारी हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक, अदिति फडणिस जुड़ रही हैं जूम से, और हमारे साथ राम कृपाल सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार। तो इस पर चर्चा करेंगे हम और एक एक करके आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि ये कम और ज़्यादा जो मतदान परिषद है, मतदान का प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है। तो अमिताभ जी, अगर आपसे शुरुआत करूं तो ये 2019
के मुकाबले आप देखें तो लगातार सभी फेजेस में घटा है, तो इस घटने का क्या कुछ मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए इस बार भी क्योंकि अभी 62% है, जब तक फाइनल होगा तो 65-67% पर जाकर ख़त्म होगा, यानी 2 या 3% पिछली बार के कंपैरिजन में कम होगा। लेकिन अगर टर्नआउट का कोई ऐसा इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है जी, अगर 1957 से लेकर के 2019 तक की बात करी जाए तो 16 चुनाव हुए हैं, 10 बार टर्नआउट बढ़ा है और 6 बार टर्नआउट घटा है। जब 10 बार टर्नआउट बढ़ा है तो सरकार जो है वो वापस 6 बार आई है, यानी 60% ऑफ द टाइम इनकम्बेंट सरकार रिपीट हुई है जब टर्नआउट बढ़ा है तो। और 6 बार जब टर्नआउट घटा है तो उस वक्त 2 बार सरकार वापस आई है, यानी 33% ऑफ द टाइम सरकार वापस आई है। तो कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, जब बढ़ी है तो भी सरकारें आई और गई हैं और जब घटी है तो भी सरकार हारी है या जीती है। तो कोई इससे खास ट्रेंड नहीं निकाल सकते हम, स्टेट बाय स्टेट देखना पड़ेगा और कई बार सीट बाय सीट भी जाकर के देखना पर एक है ओवरऑल की कुछ एक ये मायूसी सी लगती है, क्योंकि बीच में भी हमने बार बार देखा कि लगातार अपील की गई कि वोट डालें, कितना ज्यादा प्रचार इसको लेकर किया गया है। बीच मतदान के दौरान कई फेजेस के बीच में प्रधानमंत्री ने अपील की है, लगातार अपील की जा रही है। अब ये भी सवाल है, एक बड़ा सवाल है, अगला सवाल हम इस पर आते हैं। बीच बीच में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता दें कि बनारस की तस्वीरें हैं, वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और उसमें काफ़ी भीड़ है इस वक्त, बड़ा उत्साह है वहाँ की सड़कों और गलियों पर। अगला सवाल हम अपना जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी चौथे चरण में अपना प्रदर्शन सुधार पा रही है? इसमें पिछले 3 चुनावों को जो देखा जाए, मतलब पिछले 3 फेजेस को, तो अब ये जो चौथे चुनाव हैं इसमें रामकृपाल जी क्या कुछ अंदाजा मिल पा रहा है कि मतलब बॉडी लैंग्वेज नेताओं की, बातचीत, नैरेटिव ऐसे, या कुछ बूथ लेवल से तमाम तरह के आंकड़े भी आने लग जाते हैं? देखिए, कल जो पटना में मोदी का रोड शो हुआ था, अगर बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, बीच बीच में कहा जा रहा था कि 400 की बात अब वो नहीं कर रहे हैं। कल आपके संवाददाता ने जो सवाल किया था वो उनसे जो बातचीत में, तो उन्होंने कल ये सारी बातें की। कल जो पटना की रैली थी उसके बाद से जो सत्ता पक्ष का खेमा है, उस खेमे में थोड़ा सा जो निराशा सी थी उसको, तो ऐसा हुआ क्या इस बीच में जो थोड़ी मायूसी? मैंने देखिए, होता क्या है कि सारा का सब कुछ नैरेटिव पे डिपेंड करता है और लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडर कितना कॉन्फिडेंट है, कहाँ करता है, क्या बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और किस जगह से। जैसे बिहार इस मामले में है कि बिहार को माना जाता है कि वो लोकतंत्र का एक ऐसा केंद्र है जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है, चाहे वो 74-77 रहा हो या जब भी हर तरह का वहां से रहा है। तो ये है कि अभी कहा नहीं जा सकता क्या है, लेकिन एक जो आप बात ये परसेंटेज की कर रही थी, देखिए आपने कहा कि सबसे कम परसेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है और सबसे ज़्यादा बंगाल में, लेकिन अगर उलट इसका देखिए, सबसे ज़्यादा उत्साहजनक संदेश जो आ रहा है वो कश्मीर से है, क्योंकि कश्मीर से 14%, 15% पोलिंग होती थी, तो कश्मीर की जनता निकल करके अब मेन स्ट्रीम में आ रही है। यानी जहां सबसे कम पोलिंग हो रही है वहां से एक है कि वहां लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो जबकि बाकी जगह जहां ज्यादा पोलिंग होती थी वहां कम हो रही है। तो कश्मीर से एक उत्साह की बात है, बदलाव हुआ है वहां बहुत सारी चीजें। और कई बार मैं इसका जैसे अमिताभ जी ने सारा बताया ही कि कम या ज्यादा पोलिंग का कोई एक परिणाम क्या होता है ये नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरा कहना है कि मैच्योर होते लोकतंत्र के लिए ये थोड़ा दुखद है कि वोट परसेंट इतना कम है। तो यही जैसे आप कह रहे हैं कि कश्मीर में उत्साह है, बाकी जगह वो उत्साह नहीं दिखा। ब्रेक लेंगे, पर उसके पहले आदित्य जी आपसे कि ये जो बीजेपी, सवाल हमारा है कि बीजेपी क्या आप चौथे चरण में अपना प्रदर्शन सुधारेगी, तो अगर सुधरता भी है तो कहां से सुधरेगा, किन जगहों से उम्मीद है? चौथा चरण जो था उसमें 2019 का स्ट्राइक रेट देखें अगर, तो बीजेपी का 47% था, कांग्रेस का 7% था। अभी ये जो पूरे चुनाव में इनका जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 2019 में 69% था बीजेपी का, लेकिन अभी जो स्ट्राइक रेट में लक्ष्य है 2024 में बीजेपी का वो 84% है। तो कहाँ से आपको लग रहा है कि ये चौथे चरण को अगर आप देखें और पिछला जो 3 चरण हुआ है कि कहाँ पे सुधरने की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से सुराग प्रधानमंत्री ने दिया था कल आपके ही इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा
कि भाजपा का अप्रत्याशित प्रदर्शन होगा और उड़ीसा में भी और तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी उनकी सीटें बहुत बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से यहीं पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगी हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो पूर्व की और उत्तर पूर्व की बात की थी कि ईस्ट में उड़ीसा है, बिहार की बात वो कर रहे थे, बंगाल की बात कर रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और हमारे पास जो दूसरे बड़े सवाल हैं उस पर ये बातचीत जारी रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चौथे फेज का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है, तो 2/3 चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। क्या तस्वीर इससे उभर रही है, एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और एक बार फिर से जो 3 हमारे बड़े सवाल हैं, अब उस पर हम अपने विश्लेषकों से बात करेंगे। तो 3 सवाल हैं, आप तीनों से मैं अलग अलग सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन अदिति जी पहले आपसे शुरुआत करूँ कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव भी हैं वहाँ पर, और ये सवाल उठ रहा है कि जो जादू जगन मोहन रेड्डी का दिखा था 2019 में, वो उनका जादू बरकरार रहेगा या इस दफ़ा क्या प्रॉमिस लग रही है मोदी और नायडू की जोड़ी से? मेरे ख्याल से जगन मोहन रेड्डी ने काम तो बहुत अच्छा किया है और लोग उनसे खुश भी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मेरे ख्याल से जो भी वेलफेयर का काम उन्होंने किया था वो सब लोगों को नहीं मिला है उसका बेनिफिट। तो और इसमें भाजपा तो माहिर है, भाजपा लाभार्थियों का बहुत ध्यान रखती है, उनको दोबारा तिबारा जाके चेक करती है कि आपको जो आपकी एंटाइटलमेंट है वो मिला कि नहीं। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन में जगन मोहन रेड्डी मात खा गए हैं और इस बार शायद उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़े। उसके अलावा अलायंस इनका भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना का अलायंस काफी अच्छा अलायंस है। और जी अदिति जी, एक और बड़ा सवाल तेलंगाना से है कि तेलंगाना में क्या कांग्रेस अब दोहराएगी अपना विधानसभा वाला प्रदर्शन, हमारा अगला सवाल। लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं सीधे उत्तर प्रदेश पे आती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी सवाल ये है कि क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी या फिर कन्नौज में अखिलेश यादव जो है अपनी खोई सीट वापस ले पाएंगे, बदला ले पाएंगे। अमिताभ जी, बहुत जल्दी से आपका इस पर रिएक्शन। कन्नौज की पिछली बार भी 12,000 वोट से कन्नौज में हारी थी समाजवादी पार्टी, और इस बार क्योंकि बसपा के साथ अलायंस नहीं है तो दलित वोट जो है वो यहाँ से छिटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो इतना आसान नहीं रहेगा अखिलेश यादव के लिए। इस पर डिपेंड करता है कि अखिलेश यादव की पार्टी को बसपा कितना डैमेज करती है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है बसपा ने वहाँ एक माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध मार सकती है, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। तो टाइट कॉन्टेस्ट है वहाँ, इतना आसान कॉन्टेस्ट नहीं। आपको भी लग रहा है टाइट है अखिलेश के लिए? निश्चित रूप से टाइट है। देखिए नगमा जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 14, 17, 19, 22 4 चुनाव हुए हैं। एवरेज अगर मान लीजिए तो हर 2.5 साल पे चुनाव हो रहा है। इन चारों चुनावों में जो सबसे बड़ा वहाँ का ओबीसी है वो मोदी के साथ इंटैक्ट है, बीजेपी के साथ। तो और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो 2019 में वो बीजेपी के सामने उसको फेस कर चुकी बीजेपी, क्योंकि मायावती और अखिलेश का मिलने के बावजूद बीजेपी ने जो 63 सीट्स जीती थी, इस बार तो अलग अलग हो गए हैं दोनों। और याद कीजिए, दोनों आजमगढ़ का उदाहरण देता हूं, आजमगढ़ में अखिलेश ने 2019 में जितना वोट पाके जीते थे और बीजेपी जितना वोट पाई थी, बाय इलेक्शन में बीजेपी उससे भी कम वोट पाई, लेकिन बीजेपी जीत गई क्योंकि मायावती 1.5 लाख वोट ले गई। तो जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, तो देखिए उसमें यही है कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी 2019 की तुलना में आज ज्यादा कंफर्टेबल है। अब रिजल्ट क्या होते हैं ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं। इस वक्त हम ये चुनावी चर्चा जारी रहेगी, कुछ और बड़े सवाल हैं जिस पर इस ब्रेक के बाद बात करेंगे।
तो 2/3 चुनाव हो चुका है और उससे कई बड़े सवाल उभरते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे जो 3 बड़े सवाल उभर रहे हैं वो ये कि बंगाल में अब चौथे चरण में, जब चौथे चरण का चुनाव हो गया तो कौन किस पे भारी लग रहा है। एक ये भी कि 370 हटने के बाद पहला चुनाव है कश्मीर में, तो श्रीनगर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा उसके क्या मतलब है और क्या कांग्रेस सुधार पाएगी बीजेपी के खिलाफ अपना प्रदर्शन, ये बड़े सवाल है। लेकिन हमारे पास वक्त कम है इसलिए बहुत संक्षेप में आप दोनों से श्रीनगर पे मैं कमेंट चाहूंगी। ये जो बड़े हैं प्रतिशत, वो उसको आप क्या सिग्नल मान रहे हैं? जरूर दिख रहा है कि पीस जो है वो रिटर्न हुई है वैली में आर्टिकल 370 लिफ्ट होने के बाद, और लोग भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुड़ना चाह रहे हैं। हम बहुत सारे दोस्त यार को देख रहे हैं, लोगों को वेकेशंस करने जा रहे हैं श्रीनगर में, पिक्चर्स डाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो एक टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिला है, शांति लौटी है, और एक जो इंटीग्रेशन था जम्मू कश्मीर का, एसिमिलेशन ऑफ द पीपल विद रेस्ट ऑफ इंडिया, वो भी इसकी वजह से हुआ है और आज हमको वो देखने को मिला भी है। जी आदित्य जी, श्रीनगर में रिकॉर्ड वोटिंग, पिछला रिकॉर्ड टूटा है, ये अच्छा संकेत है? मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनकरेजिंग है और आने वाले समय में भी लोगों को लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है, और अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें भाग लेके उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने भड़ास निकाली है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या नतीजा निकलता है जम्मू एंड कश्मीर का, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक अहम एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे पूरे चुनाव। जी, और जो बड़े 2 सवाल आगे हमारे जो 9वें और 10वां जो प्रश्न है वो यही कि क्या जो इंडिया के सहयोगी हैं, जो इंडिया गठबंधन है, वो दिला पाएंगे एनडीए पर बढ़त, और 10वां सवाल ये कि 4 चरण पूरा हो गया है, देश का सियासी मूड क्या है। लेकिन हमारे पास चर्चा के लिए अभी वक्त नहीं है इतना, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उससे शायद कुछ पता चले कि देश का सियासी मूड इस वक्त क्या है। एक ब्रेक के बाद कल पर्चा भरने से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इस वक्त हो रहा है। ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा है और 4 घंटे तक चलेगा और इसकी शुरुआत शाम के 5 बजे हुई है, यानी कि अब लगभग आधा रोड शो जो है, आधे से थोड़ा ज़्यादा वो हो चुका है। और ये शुरू हुआ BHU के पास से, BHU के गेट के पास से शुरू होकर ये रोड शो आगे बढ़ा है। इस दौरान जहाँ जहाँ से रोड शो गुजर रहा है वहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़क के दोनों तरफ हैं। बहुत काफ़ी सजावट की गई है इस पूरे रास्ते की। इसमें अलग अलग जगह पर मंच बनाए गए हैं। बताया गया कि इस पूरे रास्ते में लगभग 100 मंच बने हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और आप ये देखें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इन सबके हाथों में कमल का फूल है जिसमें रोशनी जगमगा रही है और ये सारे रोड शोज़ में आजकल ये लेकर चलते हैं। कल हमने प्रधानमंत्री को देखा था पटना में जो उन्होंने रोड शो किया, वहाँ पे भी जहाँ उन्होंने NDTV से ख़ास बातचीत भी की। तो ये आप देखें, इस वक्त ये रोड शो चल रहा है। कल प्रधानमंत्री को अपना यहाँ से नामांकन पत्र भरना है। ये तीसरी बार है जब यहाँ पे प्रधानमंत्री अपना पर्चा भरेंगे। तीसरी दफ़ा यहाँ से इस संसदीय क्षेत्र से वे उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी बीजेपी के झंडे चारों तरफ, इस वक्त वाराणसी के जिन इलाकों से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे हैं, भगवा रंग है। उनके इस काफिले को, उनका ये जो रोड शो है उसका नेतृत्व कर रही हैं 36 महिलाएं जो वाराणसी की रहने वाली हैं। और कल पर्चा भरने के दौरान ये भी बताया गया है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। शायद 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बड़े नेता बीजेपी के शामिल होंगे यहाँ पर ये पर्चा भरने के दौरान। और उसके पहले ये रोड शो हो रहा है, ये आखिर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा जब ये समाप्त होगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके साथ ही इस रोड शो की समाप्ति होगी। तो प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में यहीं वाराणसी से चुनाव लड़ा और अब ये तीसरी बार है।
और ये भी बताया जाता है कि अपने संसदीय क्षेत्र होने के कारण प्रधानमंत्री ने वाराणसी पर खुद बहुत ध्यान दिया है और इसको उन्होंने अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। तमाम विकास के काम का नेतृत्व यहाँ पे स्वयं किया है।